आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय राउत ने महायुति पर लगाए गंभीर आरोप, चुनाव आयोग को भी लिया लपेटे में, कहा महाराष्ट्र चुनाव में बांटा जा रहा है पैसा। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव के इर्द गिर्द सिमटी सियासत, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं एजेंडा। यति नरसिंहानंद ने दी तौकीर रजा को धमकी, कहा हम 100 करोड़ है, तुझे कब्र भी नसीब नहीं होगी। प्रयागराज में यूपीपीएससी के गेट के सामने गूंज उठा ये नारा, छात्र मांग पर अड़े, बोले ना बटेंगे ना हटेंगे। अखिलेश यादव ने फिर किया सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा, कहा दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं। अमेरिका का बड़ा एयर स्ट्राइक, सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हवाई हमला। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के चिमूर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 370 को हमने जमीन में गाड़ने का काम किया है। एमबीए ने विकास में ब्रेक लगाने की पीएचडी कर रखी है। महाअघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाड़ी, कांग्रेस लटकाने और भटकाने में माहिर है। संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विकास का संकल्प है। महायुति सरकार तेजी से काम कर रही है। कांग्रेस पाकिस्तान के मुताबिक काम कर रहा है। विपक्ष देश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है। अच्छा नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच अब सामान की चेकिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ईसी पर्यवेक्षकों द्वारा हमारे सामान की जांच की जा रही है। क्या वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हेलीकॉप्टरों, कारों की भी जाँच करा रहे हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है उन अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। क्या करेंगे आप? कितने बार ये करेंगे? ठीक है, देख लेंगे।
ईडी ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड में आज कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। इस पर बात करते हुए जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं और सिर्फ एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात वही है, सबसे अहम जो विषय है कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। अरे राजनीति में हार जीत लगा रहता है, आप एक बार फिर बुरी तरह हार रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह से सेट किया हुआ है जिसे भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी हुई हैं। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने अपने हिसाब से सियासी एजेंडा सेट करने में होड़ लगी हुई है। यूपी के सीएम योगी ने 3 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए आगरा के कार्यक्रम में कहा था कि एक राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कोई राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे यानी योगी आदित्यनाथ का बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चा के केंद्र में आया। अब बटेंगे तो कटेंगे की सियासी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जोर शोर से सुनाई दे रही है। बांग्लादेश के संदर्भ में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी की सियासी फिजा में गूंजा और फिर धीरे धीरे जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने की नैरेटिव में तब्दील होने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी के नारे पर अपनी सहमति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहने का संदेश देकर एक तरह से इसकी तस्दीक ही करते नजर आए हैं। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करके सीएम योगी के बयान का समर्थन कर दिया था। संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मथुरा में साफ कहा था कि हिंदू एकता संघ का जीवन व्रत है। हम ये बात आग्रह पूर्वक कहेंगे और आगे इसके लिए प्रयास भी करेंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संघ का स्पष्ट कहना है कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हमें अपने को भी बचाए रखना है और दुनिया का भी मंगल करना है। ऐसे में हिंदू एकता जरूरी है। इस बारे में खुद होसबोले ने बताया कि जाति के आधार पर और विचारधारा के आधार पर हिंदुओं की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शन पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं के चुनाव प्रचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे डरे हुए हैं। वे 2024 के चुनाव के परिणामों से उबरे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एकमात्र एजेंडा सामाजिक ध्रुवीकरण है। नहीं, मैंने कहा है ना, हमें विश्वास है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। ये जो नकारात्मक चुनाव अभियान है बीजेपी का, खास तौर से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री जो लगे हुए हैं सांप्रदायिक जहर फैलाने में, वो उसको जनता ठुकराएगी। और हमें विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी को और जेएमएम इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को झारखंड में, महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लड़के और 3 लड़कियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसा कितना भयावह रहा होगा इसका अंदाजा कार की हालत को देखकर ही लगाया जा सकता है। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। दरवाजे और विंडो समेत ऊपर का पूरा हिस्सा इस कदर चिपक गया है। हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हादसे के वक्त इसकी वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ी की वजह से ये कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि रात के समय खाली रोड पर तेज गाड़ी चलाया जाना इस हादसे के पीछे की वजह है। फिर पुलिस जांच में पता चला कि किसी कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लड़के लड़कियां किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट थे। सामने आए वीडियो में कार के भीतर फंसी हुई लाशें भी देखी जा सकती हैं। एक कार को कंटेनर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। देहरादून में हुए इस हादसे के बाद तुरंत ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत एम्बुलेंस को हादसे की खबर देकर बुलाया गया, जिसके बाद घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया और मरने वालों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ भाजपा और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है जनता उसे भूली नहीं है। शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, जनता इसे पसंद नहीं करती। अभी भी खरीद फरोख्त चल रही है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, जनता तो पहले से मन बना चुकी है और उनके मन की कहिए तो लोकसभा में रिजल्ट देख लिया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ा। जिस प्रकार से उसमें घूसखोरी की, 6 महीने में गिर गया। दूसरा आप देखेंगे कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। ये जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता यहाँ जो शुरू से समाज सुधारकों का ये गढ़ रहा है, यहीं से पूरे देश में संदेश गया है। नारी शिक्षा का संदेश इस प्रदेश से गया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद के महंत यती नरसिंहानंद ने इसको लेकर तौकीर रजा पर तीखा पलटवार किया है। यती ने तौकीर रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उस दिन से डरें जिस दिन उनका कोई शिष्य हिंदुओं की कमान संभालेगा। उस दिन उन्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। यती ने मौलाना तौकीर रजा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उनके जैसों को 2 कौड़ी का भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनके जैसे गद्दार लोगों ने बाप दादाओं की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, ना ही उनकी बातों का ख्याल रखा। हमारा भारत जब धर्म के आधार पर बट रहा था, तब हमारे बाप दादाओं ने उनके बाप दादाओं पर रहम खाकर यहाँ रहने दिया, लेकिन वो तुम्हें सही से समझा नहीं पाए। यती ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज ने तो ये समझाया था कि तुम सबकी पीढ़ियां पहले हिंदू हुआ करती थी, एक तरफ से तुम भी हमारे ही परिवार से हो, लेकिन तुम जैसे लोग ये समझ नहीं पाए। आज तुम कह रहे हो कि तेरे नौजवान अगर सड़क पर आ जाएंगे तो हमारी रूह कांप जाएगी। मौलाना, पूरी दुनिया ने इस्लाम का सच जान लिया है। तुम 200 करोड़ होकर भी 90 लाख यहूदियों का बाल विवाह का नहीं कर पा रहे हो। हम तो फिर भी 100 करोड़ से ज्यादा हैं। यती ने कहा है कि हमें धमकी देने की औकात नहीं है। यती ने कहा है कि तौकीर रजा उस दिन से डरो जिस दिन मेरा कोई शिष्य हिंदुओं की कमान संभालेगा। जिस दिन मेरे शिष्य भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु होंगे, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विमान में आज अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण वो महाराष्ट्र के चिल्खी में आज चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं पहुंच सके और इसके लिए उन्होंने किसानों से माफी मांगी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर ये सूचना दी और कहा कि महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति समझते हैं और इस बारे में उनकी समस्या जानना चाहते थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण वो किसानों से मिलने में असमर्थ हैं और इसके लिए वो किसानों से माफी मांगते हैं। नमस्कार, मुझे चिखली आना था, मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा इतना वायरल हुआ कि इसके बाद से इस तरह के मिलते जुलते स्लोगन्स की एक लाइन सी लग गई। कांग्रेस ने इस पर जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे और जीतेंगे जैसे स्लोगन निकाले, तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने न बटेंगे न टूटेंगे और आम आदमी पार्टी ने न बटेंगे न कटेंगे जैसे नारे निकाले। इस तरह ने नारों का ट्रेंड चला है कि अब यूपी लोक सेवा आयोग ने फैसले पर बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच प्रतियोगी छात्रों ने अपना एक ऐसा ही नारा बना लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क से महज 200 मीटर दूर धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच बांटे गए। छात्र यहाँ 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे हैं, इसके लिए वो धरने पर बैठे हैं। पिछले दिन यानी सोमवार को परीक्षा को 2 दिन कराए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास धरने पर बैठे छात्रों ने अब इस नारे न बटेंगे न हटेंगे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है। इसके मुताबिक जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी हैं जिन पर नारे लिखे गए थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। धरना स्थल पर न तो किसी छात्र संगठन और न ही किसी राजनीतिक दल का झंडा दिखाई दिया। छात्र केवल तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद पार्क से महज 200 मीटर दूर इस आंदोलन के दौरान छात्रों के हाथों में शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीरें भी लहराते हुए नजर आई। छात्र बार बार कहते रहे कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और मांगे पूरी होने तक वहीं डटे रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों के हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सोमवार को प्रतियोगी छात्र आयोग तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रतियोगी छात्रों ने उनसे झड़प की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कुंदरकी में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो पीडीए की भी गलत फुल फॉर्म बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही उनकी कुर्सी जाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वाले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, जिस पर अब सुहेलदेव पार्टी के प्रमुख राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। फिर चुनाव हुआ तो यही समाजवादी पार्टी, मैं भी साथ था, तो लोग सरकार बना रहे थे, 400 सीट जीत रहे थे। सरकार नहीं बनी, योगी जी दोबारा रिपीट हो गए, फिर शुरू हो गया। आज हमको अंदाजा कि ये खेल कम से कम साल भर 1.5 साल से चल रहा है। आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, दिल्ली बुलाया गया, तो ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है। ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं। नेता, विधायक, मंत्री, जो मुख्यमंत्री का निर्देश है, उस निर्देश के तहत अपने अपने विभाग में जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचा। यूपी के कासगंज में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कासगंज के कस्बा मोहनपुरा गांव में कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी। इस दौरान मिट्टी का ढेर अचानक ढह गया और इसमें कई महिलाएं दब गईं। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत एक युवती की दमकर मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 9 महिलाओं को एक्सकवेट किया गया है, जिसमें से 4 ब्रॉड डेड थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और बाकियों के इंजरीज हैं, टोटल 9। और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे रूप से चला है। यहाँ पे जेसीबी के बाद एक्सकवेटर लगा के पूरे एरिया को उन लोगों ने सही से चेक कर लिया है एंड अब संभावना कम लग रही है और कोई महिला अंदर नहीं है, ना कोई सूचना है। क्यों खोदा गया था, काहे के लिए महिला क्यों आई थी? NHAI का काम चल रहा था, बाकी हम लोग इस पे डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे जिसकी भी लापरवाही थी इसमें। महिलाएं काहे के लिए आई थी? महिलाएं आई थी, जो कहा जा रहा है सुबह मिट्टी लेने के लिए आई थी, अपने घर को लीपा पोती करने के लिए। बाकी अभी महिलाओं से भी जाकर हम लोग बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा आएंगे और एम्स का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश का पटना के बाद दूसरा एम्स होगा, जिस पर अब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उस दिन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आकर एम्स दरभंगा का शिलान्यास कर रहे हैं। जनता इनकी चाल समझ रही है। अच्छा तारीख उन्होंने चुना है, उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है
कि वोटों को प्रभावित करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को। जनता सिरे से खारिज करेगी। वो दरभंगा एम्स तो जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे उस समय स्वीकृत हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही बिहार को याद करते हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। फिर घुसपैठिया किसे कहते हैं? हम एक हैं। ये अनेकता में एकता का देश है। इस देश में चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मैंने किसी भाजपा नेता से रोजगार की बात नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक मैंने किसी के मुंह से बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ भी नहीं सुना। नहीं, सत्ता में कहा, झारखंड में पहले नहीं आए थे। केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आप ही है ना भाई। क्या बात हो रही है? किसको घुसपैठिया कहते हैं? मतलब डॉग विसिल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती है। हर जगह डॉग विसिल। एक हैं, अनेकता में एकता का देश है। ये नया स्लोगन मत गढ़िए। हम अनेकता में भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये जुबान देश के गृह मंत्री से उम्मीद नहीं, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं। जाने दीजिए इलेक्शन कमीशन, देखूंगा चुनाव आयोग क्या कहता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि इस देश के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। मैंने बीजेपी के किसी लीडर के जुबान से रोजगार नहीं सुना। माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर के महंगाई कम करने की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आप राज्य में सत्ता में नहीं है, केंद्र में तो आप हैं। कितनी नौकरियां आपने दी हैं? कितनी नौकरियों का सृजन हुआ था? और ये बात मैं 100 दफे कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी 14 में सत्ता में किसी मंदिर मस्जिद के साइज के लिए नहीं आए थे। वो आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। आज भी इस देश की बिहार में 4 सीटों पर बुधवार यानी कि कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। सारी तैयारियां हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेताओं का प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुका है। इस बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सभी 4 सीटों पर जीत का दावा किया है। ये हम तो आए हैं कल रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं। सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। तेजस्वी यादव कल दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार बनाएंगे, चारों सीट यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में। कितनी परेशानी में आरजेडी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उनको वहां ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुंह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में गोडसे रखते हैं, और बिहार में आरएसएस भी। देखिए, कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि एक तरह से अपने आप को। अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा पिछले 24 घंटे में उसके कर्मियों पर किए गए हमले का जवाब दिया है। अमेरिका ने सोमवार को सीरिया के 2 स्थानों पर 9 ठिकानों पर हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी दी है। हालिया हमलों के बाद अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमले ईरान समर्थित समूह के अमेरिका और गठबंधन सेनाओं पर भविष्य में हमलों की योजना बनाने और शुरू करने की क्षमता को कम कर देंगे। इन हमलों में कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ है। सोमवार देर शाम तक पेंटागन ने न तो ये जानकारी दी है कि सीरिया में अमेरिका के किन स्थानों पर हमला किया गया और न ही ये बताया गया कि बदले में अमेरिका ने किन स्थानों पर हमला किया। अमेरिका इराक और सीरिया दोनों में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले करता रहता है। अमेरिका ने फरवरी में इराक और सीरिया में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड और उनके समर्थित मिलिशिया से जुड़े 85 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोगी बलों की सहायता करने के
लिए अमेरिका के लगभग 900 सैनिक तैनात हैं। फरवरी में उसने जॉर्डन में ड्रोन हमले के जवाब में सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले और गाजा में इजराइल के बड़े सैन्य अभियान के बाद से हमास के साथ ईरान समर्थित लोगों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर ड्रोन तथा रॉकेट दागकर हमले भी किए। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।